हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वजय लाइट में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी विषय के आने वाले संभावित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। ठीक है, इसमें ए आदि संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण का पुराना है। 2 किलो और चौगुना संख्यावाचक है। ठीक है, संख्यावाचक है। ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्रति। ठीक है, तो प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो प्रति इसमें उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे, जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या है? तो जंगम का सटीक विलोम होगा, ठीक है, जंगम इससे होता है चलने वाला, और इसका सटीक विलोम हो जाएगा स्थावर। स्थावर तो एक जगह पर टिका रहने वाला, तो इसका सही आंसर होगा स्थावर। अगला प्रश्न देखेंगे, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु प्लस अय होगा। ठीक है, अनु प्लस अय होगा। यह है यण संधि है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कलम शब्द का लिंग क्या है? कलम शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। जैसे कलम अच्छी है, कलम मिल गई, ऐसे हम पहचानते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से विघ्न का प्राचीन शब्द कौन सा नहीं है? विघ्न में से होता है रुकावट। ठीक है, रुकावट। और अतिथि, अभ्यागत में से होता है अतिथि। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा अभ्यागत। अगला प्रश्न देखेंगे, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में है विभावना अलंकार। ठीक है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा हो उसे हम लोग विभावना अलंकार कहते हैं। मतलब जहाँ बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए वहाँ विभावना अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्तियाँ जानते हैं, इसमें बढ़ा चढ़ा कर इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामान्य काल किसने नाम दिया था? तो राहुल शंकराचार्य जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, महिलाचल उपन्यास के लेखक कौन है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो महिलाचल के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु जी, और इसकी आंचलिकता मुख्य विशेषता है। अगला का प्रश्न देखेंगे, अक्षर छाप के कवियों प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन सा है? कौन थे? कुंभन दास जी। अष्टछाप के, ठीक है, अष्टछाप कवियों का जो बना था 1565 इसी में हुआ था। ठीक है, इस बात को हमेशा विठल नाथ जी के द्वारा, विठल नाथ जी के द्वारा। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और व्याकरणिक रूप क्या कहलाता है? तो पद कहलाता है। इस चीज़ को हम ऐसे ही रखेंगे, जब शब्द व्याकरणिक नियमों जैसे कारक, वचन और लिंग में बंद कर वाक्य में आता है तो उसे पद कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई। इसमें उन्होंने शांत रस को अब शामिल नहीं किया था, इसलिए 8 ही रस उन्होंने माने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दोहा छंद के विषम चरणों पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर क। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसाद, पंत और निराला के किस सामूहिक शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने छायावाद के बहुतत्रयी के रूप में प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ठीक है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति और क्यों? तो इसमें करण कारक की विभक्ति है, क्योंकि जब किसी, ठीक है, जहाँ क्रिया करने के लिए किसी साधन का प्रयोग हो वहाँ करण कारक होता है। जैसे कि कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा जा रहा है, किससे काटा जा रहा है? कुल्हाड़ी से, तो इसलिए यहाँ पे करण कारक होगा। साधन क्या है? साधन यहाँ पे कुल्हाड़ी है, साधन कुल्हाड़ी है। अगला प्रश्न देखेंगे, भिखारी दास कृत काव्य निर्णय किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक लक्षण ग्रंथ है।
लक्षण ग्रंथ कहते किसको हैं? तो रीति काल में काव्य के अंगों जैसे रस, अलंकार और छंद के शास्त्रीय विवेचन वाले ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। ठीक है, और रचना के आधार पर रचना के आधार पे 3 होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, सरल, संयुक्त और मिश्र। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पुष्टि माँ का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। विट्ठल नाथ ने सूरदास की, ठीक है, कहा किसने था? तो इसको हमेशा याद रखेंगे, विट्ठल नाथ जी ने कहा था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ये किसने कहा था, किसको कहा था, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो विट्ठल नाथ जी ने सूरदास की मृत्यु पे कहा था, पुष्टि माँ का जहाज जात है, जाको कछु लेना हो सो ले। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, पुष्टि माँ का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना जाता है? ये भी अधिकतर आलोचकों द्वारा। तो अधिकतर आलोचकों किसको कहता है? इंदुमती को कहा जाता है। इंदुमती के रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी। किशोरी लाल, ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी जी। ठीक है, इन्होंने लिखा कब था? ठीक है, तो 1900 ईस्वी में। तो इस चीज़ को भी याद ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको पहचाने कैसा है? अलंकार के बीच में जिसमें सा मनो, जानो, मनहु जैसे शब्दों के माध्यम से संभावना व्यक्त हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसे बीच में आता है मनो। ठीक है, हमेशा इसको मनहु, उसी तरह जानो, फिर आता है जनहु। इसको तुरंत इसको पहचान लेते हैं हम लोग ऐसे। अगला प्रश्न देखेंगे, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। ठीक है, इसमें टोटल 17 सर्ग है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। कभी कभी सर्गों पूछ भी देता है परीक्षाओं में कि कितने सर्ग हैं इसमें, तो हमेशा देखेंगे। इसमें ये 1914 ईस्वी में लिखी गई थी। और ये किसकी रचना है? सबसे इम्पोर्टेंट हरिऔध जी की है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सोठा छंद के सम, ठीक है, सोठा छंद के सम चलो मतलब दूसरे और, ठीक है, दूसरे और चौथे कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 13 मात्रा होती है। जो सोठा होता है दुहा का जस्ट उल्टा होता है। इसमें सम चरणों में 13 और विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सम चरणों में, ठीक है, 13, विषम में 11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसीदास तुलसीदास जो कविता है, ठीक है, रचनाकार कौन है इनके? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं टोटल इसमें। ठीक है, इस चीज़ को हमें, ये लिखा कब था इन्होंने? 1938 में। 1938 में ये रचना है। टोटल इसमें 101 छंद है। 101 छंदों का ठीक है, 101 छंदों में खंड काव्य है, ये खंड काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अनकही शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो अनकही शब्दों में कौन सा? अनकही का होता है मतलब नहीं। ठीक है, अन का प्रयोग होता है नहीं कि अर्थ मूल शब्द के पहले होता है, जैसे अनकही, अनसुलझी, जिसको सुलझाया नहीं गया हो। ठीक है, अनहोनी, ऐसे शब्द जिसमें अन होता है। ठीक है, अनहोनी, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए या फिर नहीं होना होता है अन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य ने प्रतिपादित किया था? तो इसको आचार्य भट्टनायक जी ने प्रतिपादित किया था। भट्टनायक जी ने, ठीक है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहले साधारणीकरण की व्याख्या दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, परिमल और अनामिका किसकी काव्य रचनाएं हैं? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, परिमल जो है, ठीक है, परिमल
इसको हमेशा देख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में इनके सन भी पूछ देते हैं और इसको अरेंज करने के लिए भी देते हैं कि कौन पर कब आया था। जैसे परिमल उन्होंने 1930 में किया था रचना, और अनामिका का, ठीक है, अनामिका 1900, ठीक है, 23 में, 1923, ठीक है। अनामिका में सरोज स्मृति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, त्रुटि पत्थर क्या कविताओं का संग्रह है। ठीक वैसे तरह परिमल में भी जोही की कली, अधिवास, बादल राग, भिक्षुक आदि रचनाएं देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल में, ठीक है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किस विद्वान ने दिया था? तो दिया था मिश्र बंधु ने, ठीक है, मिश्र बंधु ने। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। अपनी पुस्तक मिश्र बंधु बिंदुवन में इस काल को अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, वर्णमाला का स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो वर्णमाला का स्पर्श संघर्षी व्यंजन है च, छ, ज, झ, ठीक है। उच्चारण के समय से यह स्पर्श के साथ घर्षण व संघर्ष भी उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसीदास की किस रचना में संतों के लक्षण वर्णित हैं? तो वैराग्य, ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि वैराग्य संदीपनी है, ठीक है। इसमें संतों की महिमा और उनके आदर्श गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो घनानंद जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर क है, उपमा में तुलना होती है, रूपक में भेद आरोप होता है। ख है, उपमा शब्द पर आधारित है, रूपक अर्थ पर। ग, उपमा में संभावना होती है और रूपक में संदेह। और घ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा उपमा में तुलना होती है, रूपक में अभेद आरोप होता है, ठीक है, आंसर नंबर क। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था कोलकाता से। इसको किसने किया था? पंडित जुगल किशोर। इस चीज़ का ये प्रश्न अधिकतर आते हैं, इससे हमेशा याद रखेंगे। 1826 ईस्वी में। ये भी कभी कभी तारीख भी पूछ देता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। केशवदास की जो कविता में दुर्हता और पांडित्य प्रदर्शन के कारण शुक्ल जी ने यह संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, साकेत महाकाव्य में के किस सर्ग में उर्मिला का विरह का वर्णन सर्वाधिक है? तो वह है 9वां सर्ग। इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन का विरह वेदना और उनके त्याग के मार्मिक चित्रण का अद्वितीय माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रगतिशील, ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ 1936 में। इस मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग, मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है, प्रेमचंद की अध्यक्षता में, ठीक है, प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न देखें, कबीर दास की भाषा को सदुकड़ी किसने नाम दिया था? ठीक है, तो कबीर दास की भाषा का सदुकड़ी नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी व्याकरण में, ठीक है, हिंदी व्याकरण में त्रणी शब्द का सही अर्थ क्या है? तो हिंदी व्याकरण में त्रणी शब्द का सही अर्थ है सूर्य। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं तरणी और त्रणी में अंतर करने में। ठीक है, तरणी और तरणी, ये तरणी का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है, और इसका अर्थ होता है नाव। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि तरणी और तरणी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी व्याकरण में वर्चस्व ध्वनि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आते हैं? तो वो आते हैं न, श, र,
ल, ठीक है, न स र ल। बढ़ते से जो मतलब जो मसूड़ों से मसूड़ों से आवाज़ ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक है। हमारा और आज का आखिरी प्रश्न है, कथन है। ये ऐसे सवाल शायद इस बार परीक्षाओं में देखने को मिले। तो पहला प्रश्न है, कथन, सभी व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है, मोहन कठिन परिश्रम करता है, ठीक है, मोहन कठिन परिश्रम करता है और इसलिए वह सफल होगा। निष्कर्ष 2 है, बिना कठिन परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो व्याकरणिक और तार्किक दृष्टि से कौन से निष्कर्ष सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, एक और दोनों अनुसरण करते हैं। ख, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ग, कोई भी अनुसरण नहीं करता। और घ है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ठीक है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो इसका आंसर नंबर होगा ए, घ, ठीक है। क्योंकि इसमें कठिन परिश्रम और सफल की बात की तो इसमें मोहन पे यह लागू होता है, कठिन परिश्रम और सफल पे लागू हो जाता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं। कथन स्पष्ट रूप से, ठीक है, कथन स्पष्ट रूप से कि कठिन परिश्रम और सफलता के बीच सीधा संबंध स्थापित, इसलिए मोहन पर लागू होता है। यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।